नमस्कार दोस्तों, ये लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे पीसीपी एनडीटी का। तो आपका जो है सेक्शन 29 से हम डील करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी चार्ट होगा, जो भी फॉर्म होगी या जो भी रिपोर्ट होगी या जो भी कंसेंट लेटर है या वो सभी डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन है इस एक्ट के अंदर या कोई भी रूल्स, तो वो क्या करेगा, वो 2 साल तक आपका प्रिजर्व रहेगा या फिर ऐसे पीरियड तक जैसा कि प्रेस्क्राइब हो। इसमें प्रोविजन दे रखा है कि अगर कोई भी जेनेटिक लेबोरेटरी या कोई भी जेनेटिक क्लिनिक या कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई भी अदर प्रोसीडिंग चलाई जाती है, तो उस प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग तक जो है आपका प्रिजर्व किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्लॉज आपका क्या कहता है कि वो सभी रिकॉर्ड, ठीक है, ऑल रीजनेबल टाइम पे इंस्पेक्शन के लिए आपका जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा बुलाए जा सकते हैं और या किसी पर्सन के द्वारा जो कि ऑथराइज है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद सेक्शन 30 आपका आ जाता है, कहते हैं पावर टू सर्च एंड सीजर रिकॉर्ड एटसेट्रा। तो मान लीजिए अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो वो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक या कोई भी प्लेस जिस पे कमिट हुआ है, तो जो अथॉरिटी है या कोई भी ऑफिसर जो उसके ऑथराइज्ड है, वो क्या करेगा, वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम्स पे, किसी को साथ लेकर भी जा सकता है विद सच असिस्टेंस जैसा उसको ज़रूरत लगे, ठीक है। और तो वो क्या करेगा, वो इन जीएससी, जीएल, जीसी या कोई भी प्लेस पे आपका एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। सर्च करने के बाद वो जो है एग्जामिन करेगा कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रजिस्टर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट जो वहाँ उसे मिला है। फिर उसके बाद क्या करेगा, सीज कर लेगा, सील कर देगा सेम, ठीक है। अगर उस अथॉरिटी या उस ऑफिसर को हैज़ रीजन टू बिलीव दैट, उसको रीजन टू बिलीव है कि इट में फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि वो उसको एविडेंस फर्निश करा सकता है कोई भी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट। उसके बाद सेकंड प्रोविजन आपका क्या कहता है, द प्रोविज़न ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जो प्रोविजंस है आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सर्च एंड सीजर से रिलेटेड, वो क्या करेंगे, अप्लाई टू एवरी सर्च और सीजर मेड अंडर दिस एक्ट। वो सारे सर्च और सीजर पर अप्लाई होंगे जो कि इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। उसके बाद 31 आपका कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कोई भी एक्शन जो कि गुड फेथ में ली गई है किसी भी ऑफिसर के द्वारा, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, तो मान लीजिए, और वो कौन सी गुड फेथ में है कि जो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट को जो है हम जो है कैरी आउट कर सकें, तो उनके खिलाफ कोई भी सूट नहीं होगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, न कोई लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। उसके बाद 31 ए में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी अराइज होती है, रिमूवल ऑफ द डिफ़िकल्टी से रिलेटेड है, अगर कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है प्रोविज़न ऑफ एक्ट को, मतलब जो एक्ट आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर सकती है ऐसे प्रावधान जो उस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकें या उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे प्रोविज़न बना सकती है। जो प्रोविज़न बने हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट के प्रोविज़न के साथ, ये भी इसमें जो है आपका दे रखा है। उसके बाद प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रोविज़ो क्या है कि कोई भी ऑर्डर, ठीक है, वो 3 ईयर्स के बाद नहीं बना जाएगा। इस एक्ट के जो आपका 2002 का अमेंडमेंट है, इसके 3 ईयर्स के बाद नहीं बनाया जाएगा। तो उसके कोई भी ऑर्डर जो होगा वो आपका 3 ईयर से पहले पहले बनाया जाएगा। उसके बाद सेकंड क्लॉज देख लेते हैं, जो प्रत्येक ऑर्डर इस सेक्शन के अंदर जो बनाया गया है वो लेट डाउन किया जाएगा पार्लियामेंट के हर एक हाउस पे। और हर एक हाउस कौन सा है पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। जैसे ही जो ये बन जाता है तो इसको ले डाउन किया जाएंगे इन ऑर्डर्स को। उसके बाद हम 32 देख लेते हैं, पावर टू मेक रूल्स। ये हमको पता ही है सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो रूल बना सकती है कैरिंग आउट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, एक्ट के प्रोविजंस को आपके कैरी आउट करने के लिए। तो इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रोजिडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल में प्रोवाइड फॉर। केस मतलब रूल क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी जो कि पर्सन एम्प्लॉयड हैं जीएससी, जीएल या जीसी में,
क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 में। उसके बाद किस मैनर में आपका जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कंडक्ट की जाएगी प्रेग्नेंट वीमेन पे, और उससे उसके जो है कैसे रिकॉर्ड आपके कीप किए जाएंगे क्लिनिक के द्वारा, जो कि दे रखा है आपका सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 में। उसके बाद किस फॉर्म में आपकी कंसेंट ली जाएगी प्रेग्नेंट वीमेन की, जो कि सेक्शन 5 के अंतर्गत दे रखा है, तो वो भी आपका जो है फॉर्म भी बताएंगे कि उसके रिगार्डिंग रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो भी आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और भी आपकी कि अलाउंस फॉर द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर एडमिसिबल अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9। तो जो मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं उनको कितनी अलाउंस दी जाएगी, इसके रिगार्डिंग भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय पर्सन वर्किंग एट GSC GLGC, ठीक है, वो भी सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा लेट डाउन किए जाते हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट भी आपका जो है रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और द मैनर इन विच रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड, कि किस मैनर में यूटी और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड जो है रिपोर्ट को फर्निश करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि क्या कहते हैं उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, वेरियस एक्टिविटीज़, जो कि क्लॉज आपका चौथा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16A का। उसके बाद एम्पावरिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन एनी अदर मैटर अंडर क्लॉज D ऑफ सेक्शन 17A, तो एम्पावर करने के रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है। उसके बाद द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन टू मीटिंग ऑफ द एडवाइजरी कमेटी अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 17, तो ये भी आप बता सकती हैं कि क्या पीरियड होगा। उसके बाद द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड to the advisory committee and the procedure to be followed by such committee under subsection 9 और section 17। आपको सिर्फ ये पढ़ने हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रही मुझे चीज़। द फॉर्म एंड मैनर इन विच एन एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फी पेबल देयर ऑफ अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18। द फैसिलिटी सुविधा क्या प्रोवाइड कराई जाएंगी, इक्विपमेंट क्या होंगे, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएंगे GSC GL या GC के साथ, जो कि आपका सबसेक्शन 5 ऑफ 18 में दे रखा है। या किस फॉर्म में जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा सेक्शन 19 के तहत, या फिर किस मैनर में आपका जो है और कितने पीरियड के बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा, या क्या फ़ीस दी जाएगी रिन्यूअल के लिए, ये भी बता सकते हैं आपके। और मैनर किस मैनर में जो है अपील जो है फाइल की जाएगी आपकी सेक्शन 21 में, या कौन से मतलब किस पीरियड के लिए आपके रिकॉर्ड चार्ट्स वगैरह जो है प्रिजर्व किए जाएंगे, ये भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। द मैनर इन विच सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट सीज की जाएंगी, सील की जाएंगी, वो सब सारी चीज़ें भी बता सकती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। या एनी अदर मैटर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या कोई भी मैटर जो कि ज़रूरत है या फिर आपका जो है और मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, तो बोर्ड की पावर है आपकी। द बोर्ड में विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले प्रीवियस सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी है इसमें, तो बोर्ड क्या करेगी पर नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाल के रेगुलेशन बना सकती है जो कि इनकन्सिस्टेंट नहीं होंगे इस एक्ट से या रूल से जो कि इस एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। तो क्या क्या आपका जो है बोर्ड कर सकती है। एट एट फर्स्ट ए वाला क्या दे रखा है, द टाइम and place, the meeting of the board and the procedure to be followed for the transactions of business at such meeting and members who shall the quorum, मतलब ये क्या मतलब किस समय मीटिंग बुलाई जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और क्या कहते हैं कौन कौन जो कितने मेंबर आपके जो है कोरम को आपको कंसिस्ट करेंगे। और दूसरा इसमें कि मैनर इन विच अ पर्सन में भी टेम्पोरली एसोसिएट विद दी, और कि क्या कहते हैं किस मैनर में आपका जो पर्सन टेम्प्रोरी एसोसिएट किया गया सेक्शन 11 में वो कैसे मैनर में काम करेगा। तो ये भी जो है आपका बोर्ड जो है इसके रेगुलेशंस बना सकती है। उसके बाद द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस ऑफ द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बोर्ड, कि किस मेथड में किस विधि से एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब अपॉइंटमेंट होगा, किन कंडीशंस पे आपकी सर्विस एंड स्किल्स दी जाएगी, कितनी उन्हें फ़ीस दी जाएगी, जो कि एम्प्लॉयड अपॉइंटेड है ना सेक्शन 12 में, वो भी इसमें बताया गया है। और फिर जनरली फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ बोर्ड, और सारे जो एफिशिएंट कंडक्ट हैं बोर्ड के वो भी आपका इसमें दे रखा है। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो
पार्लियामेंट के सामने आपके लेट बिफोर किए जाएंगे। तो यहाँ आपका, और ये कितना दे रखा है, पीरियड ऑफ 30 डेज़ दे रखा है। तो ये आप समझ लीजिएगा, मतलब कोई सेशन में बैठा है तो उसके बाद जो है 30 डेज़ के अंदर जो है आपका जो है रूल्स और रेगुलेशन पार्लियामेंट के आपके ले डाउन किए जाएंगे। तो ये आपका ख़त्म होता है ये एक्ट। धन्यवाद।